कैसे हो बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार मेहनत भी कर रहे होंगे। जी हाँ, जब भी आप मेहनत करें तो हमेशा ये सोचकर मेहनत करें कि मुझे जॉब लेना है और लोगों की बातों पे नहीं ध्यान देना है, क्योंकि आप असफल जब होते हो तो लोग हमेशा तरह तरह की बात करते रहते हैं कि दिन भर किताब लेके बैठा रहता है, दिन भर लाइब्रेरी में टाइम पास करते रहता है। तो नहीं, आपको लोगों की इन बातों से नहीं, आपको बिल्कुल भी उनसे नहीं सोचना है। तो आपको हमेशा ऐसे सोचना है कि लोगों के इन बातों से नहीं, खुद से मेरी लड़ाई है, नींद चैन सब त्याग कर करनी अभी मुझे और पढ़ाई है। जी हाँ, आपको यही सोचना है कि लोगों के इन बातों से नहीं, खुद से मेरी लड़ाई है, नींद चैन सब त्याग कर करनी अभी और पढ़ाई है। क्योंकि जुगनू हो आप इन रातों का, आपको तप कर दीप जलाना है। जुगनू हो आप इन रातों का, तप कर दीप जलाना है। तेरे सपने को पूरा करके ही मैया मुझे वर्दी में ही एक दिन घर आना है ना। तो आपको हमेशा अपने माँ बाप का सपना साकार करना है, खूब मेहनत करना है, खूब आगे बढ़ना है। तो हम लोग भी एक नए वीडियो की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग रैपिड फायर सेशन देखेंगे, जिसमें हम लोग आपका देखो रैपिड फायर नंबर 6 को हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों को देखते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो मिस आप यहाँ आए और एक इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर रैपिड फायर में 6 नंबर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। देखिएगा क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के बारे में बात हो रहा है, जो आपका आज के टाइम में 6 विषय के ऊपर दिया जाता है। इसकी स्थापना या शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, 1901 ईस्वी में हुआ था। सवाल कर रहा है आपसे कि आपको किस भारतीय को सर्वप्रथम मिला था। तो यहाँ पे कुछ कुछ फैक्ट्स आप देखते जाना कि शुरुआत कहाँ हुआ था। तो शुरुआत हुआ था आपका 1901 में। ठीक है, किसके स्मृति में या किसके लिए शुरू किया गया था, तो एक अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे, जो कहाँ के थे, तो ये आपके स्वीडिश थे। ठीक है, स्वीडन के थे। अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के स्मृति में नोबेल पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपका कितने क्षेत्र में दिया जाता है, तो फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, बायोलॉजी में दिया जाता है, इसी को चिकित्सा भी कहा जाता है। ठीक है, साहित्य में दिया जाता है और आपका शिक्षा में दिया जाता है। तो इतनी सारी चीजों में ये दिया जाता था। सॉरी साहित्य में ही शिक्षा आ जाएगा, शांति में दिया जाता है। ठीक है, एक साहित्य हो जाएगा और एक आपका शांति हो जाएगा। एक चीज में और दिया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अर्थव्यवस्था। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इन सारे क्षेत्र में जो दिया जाता है, इसकी शुरुआत तो हो गई थी कब से, 1901 में। लेकिन अर्थव्यवस्था वाला जो शुरुआत हुआ था 1968 में शुरू हुआ था और पहली बार दिया कब गया था, 1969 में पहली बार अर्थव्यवस्था में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरू हो गया था। ठीक ना। अब देखो यहाँ पे सवाल कर रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ पहले भारतीय नहीं, ठीक है, सिर्फ पहले भारतीय नहीं, बल्कि आप कह सकते हो कि पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे। मतलब एशिया में भी सबसे पहले इन्हीं को मिला था। पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन थे, तो वो अपने भारत से थे और वो थे कौन, तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको गुरुदेव भी कहा जाता है, जिनको बंगाली कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने एक नहीं 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा था, एक बांग्लादेश का अमार सोनार बंगला और एक हमारे भारत का जन गण मन। ठीक है, इनको गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए पहली बार क्या दिया गया था, नोबेल अवार्ड दिया गया था। गीतांजलि क्या था, तो गीतांजलि जो था ये कविताओं का संग्रह। इस बुक में ना बहुत सारे कविताओं को संग्रहित किया गया था और यही क्या था आपका गीतांजलि। तो इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिएगा, केला का कौन सा भाग खाने योग्य होता है, केला का। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, जैसे देखिएगा, मध्य एवं अंत फल भित्ति, मतलब मध्य भित्ति और अंत भित्ति जो है आपका, ये केला का क्या होता है, तो खाने योग्य भाग होता है। और भी किसी फ्रूट्स का ये सब चीज खाते हैं, तो हाँ भाई, एक खीरा का, ठीक है, खीरा हो जाएगा, खरबूज हो जाएगा, खीरा हो गया आपका, खीरा खरबूज।
केला, ये सब चीज का कौन सा पार्ट खाया जाता है? तो मध्य और अंतः भित्ति इसका खाया जाता है, ठीक ना। खीरा का, खरबूज का, केला का। जबकि अगर एक चीज और देखिए, अगर आपसे सवाल करता है कि मध्य फल भित्ति, ये किसका खाया जाता है? मध्य फल भित्ति, तो ये आपका आम का भी हो जाएगा, आम का, ठीक ना। अगर देखते हैं भ्रूण कोष, भ्रूण कोष किसका खाया जाता है? तो भ्रूण कोष खाया जाता है नारियल का, ठीक है। अगर देखते हैं भ्रूण, भ्रूण किसका खाया जाता है? तो गेहूं, गेहूं का हम लोग भ्रूण भी खाते हैं और भ्रूण कोष भी खाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिएगा, मनुष्य के आवाज की ध्वनि डॉट डॉट के द्वारा वोकल चोट से, वोकल कॉर्ड भी इसको बहुत जगह पढ़ते हैं, से उत्पादित होती है। वोकल कॉर्ड ना हमारे यहाँ पे होता है, गर्दन के पास होता है। तो आखिर किस चीज से, वोकल कॉर्ड से क्या होता है? तो आपका आवाज निकलता है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, आपका कंपन, ठीक है। अगर कोई भी कंपन नहीं होगा ना, जैसे हम ही बोल रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये कंपन हो रहा है, और कंपन के माध्यम से ये आवाज आप तक पहुंच रहा है। तो कंपन के माध्यम से क्या होता है कि ध्वनि तरंग निकलता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें ध्वनि तरंग के बारे में, तो ध्वनि जो है आपका कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि जो है ये एक प्रकार का कैसा तरंग है? तो ये आपका अनुदैर्ध्य तरंग है, ठीक है। ध्वनि को चलने के लिए आपका माध्यम का आवश्यकता पड़ता है, माध्यम का आवश्यकता पड़ता है। मतलब किस कोई ना कोई चीज रहेगा, तभी आपका जो ध्वनि है ना, वो सफर कर पाएगा, वो आगे बढ़ पाएगा, और वो कंपन टकराता है तभी। क्या वैक्यूम में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात, वैक्यूम में क्या ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा? तो वैक्यूम क्या होता है, जिसको हिंदी में निर्वात कहते हैं? वैक्यूम उस जगह को कहा जाता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है, ना कोई गैस होता है, कुछ भी नहीं होता है वहां पे। तो अगर वैक्यूम नहीं होगा, अगर कोई भी गैस नहीं होगा, तो वहां पे आवाज आपको नहीं सुनाई पड़ेगा। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बनता है कि क्या वैक्यूम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? हो जाएगा कि वैक्यूम में ध्वनि सुनाई ही नहीं पड़ेगा। जो आपका ध्वनि होता है सबसे ज्यादा कहाँ पे सुनाई पड़ेगा? तो सबसे ज्यादा आपका ठोस में सुनाई पड़ेगा, है ना, सॉलिड चीज में सुनाई पड़ेगा। एक सवाल देखे थे आपसे, ये भी सवाल पड़ता है कि डॉपलर, डॉपलर प्रभाव जो है, डॉपलर प्रभाव जो है ये किससे संबंधित है? डॉपलर प्रभाव, तो ये जो होगा आपका किस चीज से संबंधित है? ये आपका ध्वनि से संबंधित है, इस चीज को याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लाइकेन, तो पहले तो यहीं पे देख लो कि लाइकेन किसे कहा जाता है। तो शैवाल और कवक, शैवाल और कवक जब इकट्ठे एक साथ रहते हैं, तब किस चीज का निर्माण होता है? लाइकेन का निर्माण होता है, ठीक है। सवाल यहाँ पे ये है कि लाइकेन प्लांट डिवीजन से संबंधित है। लाइकेन जो है वो प्लांट के किस, लाइकेन जो है प्लांट के किस डिवीजन से संबंधित है? चलो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगर बात करें पादप के बारे में, है ना, मतलब पौधे के बारे में, देखिएगा, अगर बात करें पादप या पौधे के बारे में, तो इसको आपका 2 भाग में वर्गीकृत किया गया है, ठीक ना। पादप जो है इसको कितने भाग में वर्गीकृत किया गया है? 2 भाग में वर्गीकृत किया गया। किसमें किसमें? तो एक हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेमी में, और एक हो जाएगा आपका फैंड्रोगेमी में, ठीक है। एक हो जाएगा आपका क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी, और एक हो जाएगा आपका फैनरोगेमी, फैनरोगेमी। क्या अंतर है दोनों में? तो पहले तो हो जाएगा कि ये जो होता है आपका अपुष्पोभिद होता है। मतलब नॉर्मली आप समझो ना, उस लैंग्वेज में मत जाओ। इसमें जो भी पौधा रहेगा ना, क्रिप्टोगेमी में जो भी पौधा आएगा उसमें पुष्प नहीं होगा, और फैनरोगेमी में जो भी पौधा आएगा इसमें क्या होगा? इसमें आपका पुष्प होगा। नॉर्मली आप सुना हो 1 बीजपत्री, 2 बीजपत्री, वो किस में आते हैं? वो फैनरोगेमी में आते हैं। तो हम लोग आते हैं इधर वाले में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इसी से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो, जो आपका क्रिप्टोगेमी होता है ना, ये भी आपका 3 पार्ट में बटा होता है, ये भी 3 पार्ट में। कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, पहला हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, थैलोफाइटा, जो कि आपका पादप जगत में ये सबसे बड़ा होता है। पादप जगत में सबसे ज्यादा जो संख्या है ये किसका होगा? थैलोफाइटा का होगा। नंबर 2 पे जब आप आते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा, जिसको उभयचर वर्ग भी कहा जाता है। ये पौधे आपके जमीन पे भी होंगे और आपके पानी में भी होंगे, मतलब जल में भी होंगे, ठीक है। और एक होता है आपका टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो 3 प्रकार का जो पौधा है वो किस में आता है? तो वो आता है आपका क्रिप्टोगेमी में। और पहले ही हम लोग देख चुके हैं कि क्रिप्टोगेमी में जो भी आएगा उसमें क्या होगा? उसमें आपका फूल नहीं होगा, फूल नहीं होगा तो फल भी नहीं होगा, क्योंकि फूल से क्या बनता है? आपका फल बनता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि थैलोफाइटा में जो आपके पौधे आते हैं, थैलोफाइटा में, इसमें जो होता है जड़ नहीं होता है, ठीक है, तना नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है, संवहनी उत्तक नहीं होता है,
संवहनी उत्तक नहीं होता है। और पहले ये देख लिए कि इसमें ना तो फूल होगा और ना आपका फल होगा, मतलब ये जो पौधा होता है ना ये बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, ये पौधा जो होता है बिल्कुल भी डेवलप नहीं होता है, ठीक ना। और संवहनी उत्तक आप समझ रहे, संवहनी उत्तक किसे कहते हैं? देखिएगा, संवहनी उत्तक आप नाम जरूर सुने होंगे। संवहनी उत्तक उसे कहा जाता है ना जो पेड़ पौधों में क्या करते हैं, भोजन पहुंचाने का, जल पहुंचाने का काम करते हैं, समझ गए आप। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जाइलम और आपका फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक ना। तो ये जो होता है आपका थैलोफाइटा वर्ग में, थैलोफाइटा वर्ग में ये जो है आपका नहीं आता है, ठीक ना। और एग्जाम्पल जो भी हम लोग देखे थे ना, लाइकेन वाला जो भी हम लोग देखे थे वो किस में हो जाएगा, वो इसी में हो जाएगा, थैलोफाइटा वर्ग में। ब्रायोफाइटा में अब आते हैं, तो ब्रायोफाइटा में देखिएगा कि इसमें आपका जड़ होगा, ठीक है, जड़ होगा, पत्ती भी होगा, डेवलप नहीं होगा, बहुत कम डेवलप होगा, ठीक है, तना भी होगा, लेकिन संवहनी उत्तक नहीं होगा, संवहनी उत्तक नहीं होगा। और संवहनी उत्तक क्या होता है हम आपको बता चुके हैं, संवहनी उत्तक क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आपका ब्रायोफाइटा में। जबकि बात करें टेरिडोफाइटा में, तो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप के पौधे में जड़ भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, तना भी होते हैं, संवहनी उत्तक भी होते हैं, संवहनी उत्तक भी होते हैं। नहीं क्या होता है, तो फूल नहीं होता है, और अगर फूल नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, फल भी नहीं होगा। इसको एक दो बार सुन लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ये बात हुआ था पादप का एक ब्रांच का, क्रिप्टोगेमी का। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लाइकेन प्लांट जो है ये किस डिवीजन से संबंधित है, तो ये हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे आते हैं। देखिएगा, घाघरा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। यहाँ पे सवाल बन रहा है आपसे कि जो घाघरा का युद्ध है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका, देखिएगा ये युद्ध जो है आपका 6 मई 1529 को हुआ था। किसके बीच हुआ था, बाबर, ठीक है, जो कि आपका मुगल बादशाह था। और किसके साथ हुआ था, तो बंगाल और बिहार का एक शासक था, मतलब बंगाल और बिहार से नेतृत्व कौन कर रहा था, ये कर रहा था आपका महमूद लोदी, जो कि एक आपका अफगानी शासक था, ठीक है, ये आपका अफगानी शासक था। और कहाँ का नेतृत्व कर रहा था, बंगाल और बिहार का, बंगाल और बिहार का, बंगाल और बिहार का, ठीक है। बाबर और महमूद लोदी के बीच आपका क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था, ठीक ना। और यहाँ पे महमूद लोदी का सपोर्ट कौन कर रहा था, तो भारत का एक समुदाय, राजपूत समुदाय जो है ये किसका सपोर्ट कर रहा था, तो ये आपका महमूद लोदी का सपोर्ट कर रहा था। युद्ध में जीता कौन था, ऑब्वियस सी बात है बाबर ही जीता था। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, डेट याद रखिएगा 6 मई को। इंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है, इंजिल जलप्रपात क्या होता है, तो जो आपका पहाड़ से गिर रहा होता है ना, जो झरना टाइप का गिरा होता है, उसी को क्या कहा जाता है, उसी को आपका जलप्रपात कहा जाता है। सवाल है यहाँ पे कि एंजिल जलप्रपात कहाँ है, तो देखिएगा एंजिल जलप्रपात जो है ये है आपका वेनेजुएला में, ठीक है, कहाँ है, तो ये है आपका वेनेजुएला में। और यहाँ पर अगर और देखें तो वेनेजुएला जो है इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, काराकश, ठीक है, काराकाश नहीं होगा, काराकश होगा, एक सेकेंड। वेनेजुएला की जो राजधानी हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी आपका काराकस। अगर बात करें कि ये किस नदी पे स्थित है, क्योंकि नदी से गिरता हुआ ही ना आपका जलप्रपात बनता है, तो किस नदी पे है, तो ये आपका चुरून नदी पे बना हुआ है, ठीक है, किस पर, चुरून नदी पर, चुरून नदी जो किसकी सहायक नदी है, तो कैरोनी की सहायक नदी है, कैरोनी नदी की सहायक नदी। ये जो आपका एंजिल जलप्रपात है ये आपका कहाँ बना हुआ है, तो चुरून नदी पे बना हुआ है, जो कि किसकी सहायक नदी है, कैरोनी की सहायक नदी है। यहाँ पे चुरून कर लीजिएगा, इस चीज को याद रखिएगा। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कूचिकल जलप्रपात, कूचिकल जलप्रपात, ठीक है। कूचिकल जलप्रपात जो है ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा। इसके बारे में आप बताइएगा कि ये कहाँ पड़ता है, कूचिकल जलप्रपात, ठीक ना। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुएला। अगर और भी बात करें कि वेनेजुएला जो है ये किस कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये हो जाएगा साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक आपका देश है जिसका नाम है वेनेजुएला, ठीक ना। चलिए आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। गोबी मरुस्थल दो देशों की सीमाओं को अलग करता है, उनमें से एक चाइना है और दूसरा क्या होगा। नॉर्मल आपसे पूछा है कि जो गोबी मरुस्थल है वो मेनली दो देशों के बीच बॉर्डर सेपरेट करता है नेचुरल तरीके से, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो एक तो आपको चाइना बता रखा है, दूसरा क्या होगा, चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका, अब संयुक्त राज्य अमेरिका इधर है आपका, चाइना इधर थी, तो
होगा भी नहीं। अफगानिस्तान, भारत और मंगोलिया। यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगोलिया। ठीक है, चाइना और मंगोलिया के बीच ये आपका सेपरेट करता है। बात करें मंगोलिया के बारे में, तो मंगोलिया की राजधानी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका उलान बटोर। उलान बटोर। मंगोलिया आपका जो है आपका लैंड लॉक कंट्री है, और दूसरा सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मंगोलिया। नेक्स्ट में आते हैं, धातुएं विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित डॉट डॉट होते हैं। क्या चीज ऐसा उसमें बहुत ढीला होता है जिस वजह से जो आपका धातु है ये विद्युत का अच्छा कुचालक जाना जाता है। तो देखिएगा क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहाँ पे देखिएगा ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में भी अगर आपसे पूछे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है इसी के वजह से धातु जो होता है ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है ना, सुचालक होता है। बात करें कौन सा धातु जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, तो आप 2-3 नाम तो याद रखिएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। ठीक है, तांबा ये सब वगैरह, ये सब क्या हो गया, तो ये सब आपका जो धातु होता है ये आपका विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। लेकिन होता क्या ना कि सोना चांदी बहुत महंगा है, इस वजह से ज्यादा यूज ना आप देखोगे कि तांबा का ही ज्यादा यूज होता है। बात करें सोना का, तो इसका जो आपका परमाणु संख्या होता है, ठीक है, सोना का जो परमाणु संख्या होता है ये कितना होता है, ये होता है आपका 79। ठीक है, सोना का जो परमाणु संख्या है ये है आपका 79। चांदी का कितना हो जाएगा, तो चांदी का हो जाएगा देखिएगा यहाँ पे 47। चांदी का कितना हो जाएगा 47, और तांबा का कितना हो जाएगा 29। तो ये सब क्या है, ये सब विद्युत के बहुत अच्छे सुचालक है। इनमें से विद्युत क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से क्रॉस कर सकता है, बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट हो सकता है। नेक्स्ट में आइएगा बोलन, बोलन दर्रा होगा। ठीक है, इसको सही कर लेना, बोलन दर्रा। दर्रा, दर्रा क्या होता है, तो दो पहाड़ियों के बीच का वो नैरो एरिया, वो छोटा सा कंजेस्टेड एरिया जिससे आप आ जा सकते हो, दैट इज दर्रा। ठीक है, बोलन दर्रा, बोलन दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है भारत के इतिहास के लिए। क्यों, क्योंकि भारत में मैक्सिमम जो आप देखोगे ना, तो भारत में जो भी आक्रमण हुआ है वो आपका उत्तर पश्चिम एरिया से ही हुआ है, मतलब आप कह लो कि पश्चिमोत्तर भारत से हुआ। रीजन, साउथ से नहीं होने के बहुत सारे रीजन थे, जिसमें आपका अरब सागर पड़ता है, बंगाल की खाड़ी पड़ता है, हिंद महासागर पड़ता है। जब आप भारत का साउथ वाला रीजन देखते हो ना, तो आप देखते हो इधर अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर है, और यहाँ पे आपका बंगाल की खाड़ी है। और चूंकि शुरुआत के समय में क्या था ना कि लोगों के पास वो जो मतलब ना जल में चलाने वाला जो नाव होता है ना, वो चीज की सुविधा नहीं थी, इसलिए लोग आपका स्थल खंड से ही आक्रमण करते थे, और भारत पे लगातार इस तरीके से इधर साइड से पश्चिमोत्तर साइड से बहुत बार आक्रमण हुआ था। तो बोलन दर्रा इसमें बहुत ज्यादा जो है आपका रोल प्ले किया है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, बोलन दर्रा। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पाकिस्तान वाले रीजन पे, मेनली पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले रीजन में पड़ता है, जहाँ से भारत में कई आक्रमणकारी आए थे। ठीक ना, चलिए आगे आते हैं। देखिएगा डॉट डॉट उत्तक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और ऑप्शन डालिएगा, एपिथीलियम, एपिथीलियम। ठीक है, जिसको उपकला भी कहा जाता है, उपकला, उपकला। तो जो आपका एपिथीलियम होता है, जो आपका एपिथीलियम प्रकार का जो उत्तक होता है, एपिथीलियम प्रकार का जो उत्तक होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो उत्तक दिया ना, एपिथीलियम प्रकार का जो उत्तक होता है वो किस चीज का निर्माण करता है, वो ग्रंथि का निर्माण करता है। ग्रंथि क्या होता है, तो ग्रंथि एक बैग टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें क्या क्या होता है, तो हार्मोन होता है और इंजाइम होता है, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, सिक्रेशन होता है। हार्मोन से हमारे शरीर का, हमारे बॉडी का, हमारे नेचर का, हमारे मूड का जो स्वभाव होता है वो तय होता है, और एंजाइम क्या करता है, तो ये डाइजेशन में बहुत सारा हमारा हेल्प करता है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। देखिएगा 11, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है, तो अंडे देने वाले प्राणियों को ओविपेरस भी कहा जाता है। ठीक है, अंडे देने वाले जो पक्षी होते हैं, जो जीव होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो ओविपेरस भी कहा जाता है, ओविपेरस। ठीक है, और अगर और देखें तो यहाँ पे आपका जो अंडज कहा जाता है, ठीक, ऑप्शन में नहीं दिया है, खंडज लिख दिया, खंडज नहीं होगा। ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, अंडज कहा जाता है। जैसे आप देख लो ना, सांप हो गया, पक्षी हो गया, छिपकली हो गया, तो ये सब जो है ना आपके क्या देते हैं, तो ये अंडा देते हैं, और अंडा से क्या होता है कि बच्चे का निर्माण होता है। आप बताओ क्या मनुष्य इसमें आएगा, जी बिल्कुल नहीं आएगा। गाय वगैरह आएंगे, नहीं आएंगे। जिनके अंडे होते हैं ना उन्हीं को ओविपेरस या फिर आपका अंडज कहा जाता है। एक बताइएगा, एक वर्ड होता है विविपेरस, एक वर्ड होता है आपका विविपेरस। आप इसके बारे में बताना कि ये किस समुदाय को कहा जाता है। ठीक है, वही आपका बच्चे के जन्म लेने का ही प्रक्रिया के बारे में, कि या तो अंडा के रूप में जन्म लेगा या फिर आपका जंतु के रूप में जन्म लेगा। नेक्स्ट आएगा, क्रिकेट माई स्टाइल पुस्तक किसने लिखा है, क्रिकेट माई स्टाइल, तो ये लिखे हैं
वही व्यक्ति लिखे हैं जो एक और बुक लिखे हैं, यहाँ पे देखिएगा कौन लिखे हैं, तो क्रिकेट माई स्टाइल। देखो ये बुक जिस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, उन्होंने 3 बुक और लिखे हैं। कौन कौन सा? तो एक तो हो जाएगा आपका स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ठीक है, कौन सा बुक? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। और इन्हीं के नेतृत्व में ना, ये जो व्यक्ति हैं, इन्हीं के नेतृत्व में क्या हुआ था, तो भारत जो है आपका अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था, ठीक ना, पहला वर्ल्ड कप जीता था। तो पहला तो हो गया स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट हो गया। चलो 2 ही बुक लेके चलते हैं। एक हो जाएगा आपका क्रिकेट माई स्टाइल। बात उस व्यक्ति की हो रही है जिन्होंने 1983 में ओडीआई, ठीक है, ओडीआई में आपका जो कितने ओवर का होता है, तो 50 ओवर का होता है, इसमें भारत को पहला वर्ल्ड कप दिलाया था। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। बात किसका हो रहा है, तो बात हो रहा है आपका कपिल देव का, ठीक है, बात हो रहा है कपिल देव का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगर यहाँ पे देखें सुनील गावस्कर के बारे में, तो इनका एक बुक बहुत प्रसिद्ध रहा था, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में बना भी था, सनी डेज। सनी डेज जो है ये किसका लिखा हुआ था, तो ये लिखा हुआ था आपका सुनील गावस्कर का। और क्रिकेट माई स्टाइल बहुत बार क्वेश्चन बना, याद रखिएगा, कपिल देव का लिखा हुआ बुक है। रिसेंट में इनका एक मूवी भी आया था 83। चलिए आगे आते हैं। देखिएगा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था, तो पृथ्वीराज चौहान इन्हीं को पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला तो ये याद रखना, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम था चंद्रबरदाई, ठीक है, क्या नाम था? चंद्रबरदाई। इन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था पृथ्वीराज राशो। ये बुक कौन लिखा था, तो चंद्रबरदाई लिखे थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में मैक्सिमम ऑफ जानकारी यहाँ से मिला था। पृथ्वीराज चौहान वंश के एक शासक थे, और इन्हीं के टाइम में भारत में कई मुस्लिम का आक्रमण हुआ था। उनमें से एक मुस्लिम बहुत इंपॉर्टेंट था, मोहम्मद गौरी के गुलामों के द्वारा ही भारत में आगे जाकर के मुस्लिम सत्ता स्थापित की गई थी। कब किया गया था, तो 1191 में, 1192 में। तो 2 बार, और कहाँ, तो तराइन की धरती पर। तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है, और इसको तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। सवाल बनता है कि तराइन कहाँ पड़ता है, तो तराइन पड़ता है आपका हरियाणा नामक राज्य में, ठीक है। और पहले वाले में ना, सुन लो, यहाँ पे लिख लेना तुम खुद से। पहले वाले में क्या हुआ था ना, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से हार गया था। इवन पृथ्वीराज चौहान वहां पे उसकी हत्या भी कर सकते थे, बट भारतीय थे, और भारतीयों में ये चीज बिल्कुल भी नहीं है कि किसी के साथ गलत करना। और पृथ्वीराज चौहान एक गलती की, उसको नहीं मार के, और आगे जाकर के क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान के उनके दोस्त के साथ कुछ डिस्प्यूट हो गया जयचंद के साथ, और उसी वजह से जयचंद ने अगले साल क्या किया, मोहम्मद गौरी को अपना सपोर्ट दे दिया, और इस वजह से 1192 में मोहम्मद गौरी जयचंद के सपोर्ट से वापस अटैक किया, और अनटाइमली अटैक किया। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान संभल नहीं पाए, और कहा जाता है कि यह युद्ध जो थे वो हार चुके थे। और तराइन का जो द्वितीय युद्ध था, ये मुस्लिमों के लिए भारत का द्वार खोल दिया था, ठीक ना। चलो नेक्स्ट में आते हैं। देखो यहाँ पे चीनी यात्री फाहियान निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारत आया था। देखो यहाँ से ना एक छोटा सा ट्रिक याद रखना, आप ऐसा याद हो जाएगा। कौन सा ट्रिक है भाई, तो देख लो यहाँ पे, फांसी हुई, ठीक है, एक लाइन बन गया अपने आप में, फांसी हुई, एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट बन गया, फांसी हुई। तो यहाँ पे फा का अर्थ हो रहा है फाहियान, ठीक है, यहाँ पे फा का अर्थ हो रहा है फाहियान। स का अर्थ हो रहा है संयुगन, ह का अर्थ हो रहा है हेन स्वांग, ठीक है, और ई का अर्थ हो रहा है इत्सिंग। तो इतने सारे चीनी यात्री के आने का क्रम है, सबसे पहले फायान आया था, देन संयुगन, देन स्वांग, और फिर आपका इत्सिंग आया था। अगर आपसे सवाल करता है 2 के बारे में इंपॉर्टेंट बनेगा, किसके बारे में, तो फाहियान के बारे में, जो बना भी है कि फाहियान किसके समय आया था, तो ये आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इसने कौन से बुक लिखा था, तो फो क्यू, ठीक है। उसके बाद फिर याद रखिएगा हेन स्वांग के बारे में। हेन स्वांग किसके समय आया था, तो ये आया था आपका हर्षवर्धन के समय। और इसने कौन सा बुक लिखा था, तो इसने लिखा था शी यू की। एक चीज और याद रखिएगा कि चीनी यात्रियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो चीनी यात्री जो थे ये भारत को इन तू कहा करते थे, ठीक है, क्या कहा करते थे, इन तू कहा करते थे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा वैसे इतने चीनी यात्री क्यों आ रहे थे भारत, मेनली ये बौद्ध धर्म के लिए ही आ रहे थे, बौद्ध धर्म के बारे में जानना चाहते थे, तो उन्हीं की जानकारी कलेक्ट करने के लिए आ रहे थे।
चलो आगे आते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होता है। ऑप्शन में देखो जल डमरू मध्य लिखा हुआ। जल डमरू मध्य क्या होता है, तो ये आपका जो नेचुरल तरीके से बना हुआ वह एरिया होता है ना, जहां से आपका क्या होता है कि नदी सेपरेट होता है या नदी आपका जुड़ता है, सागर महासागर जुड़ता है। तो अगर देखें बेरिंग जल डमरू मध्य के बारे में, तो ये जो आपका बेरिंग जल डमरू मध्य जो ऑप्शन नंबर ए में है, ये किसको किससे अलग करता है, तो ये आपका एशिया को उत्तरी अमेरिका से, एशिया हमारा वाला कॉन्टिनेंट और उत्तरी अमेरिका यूएसए वाला कॉन्टिनेंट, दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगर बात करें कुक जल डमरू मध्य, तो ये क्या करता है, तो ये न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड है ना देश, न्यूजीलैंड का जो आपका न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को ये क्या करता है, या तो देखो दोनों चीज आप बोल दो कि या तो अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, या फिर आपका जोड़ रहा है। तो न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी द्वीपों को जोड़ने का काम कौन करता है, तो ये करता है आपका कुक जल डमरू मध्य। वही बात करें आपका बाश नहीं होगा, बॉस जल डमरू मध्य, बॉस जल डमरू मध्य जो है ये आपका क्या करता है, तो ये आपका दक्षिण महासागर को तस्मान से अलग करता है, दक्षिण महासागर को तस्मान से अलग करता है, तस्मान की खाड़ी कह लो, तस्मान की खाड़ी से अलग करता है, ठीक ना। उसके बाद एक डोबर, चलो डोबर वाला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं इससे। डोबर जल डमरू मध्य जो है ये किसको किससे अलग करता है, तो ये उसको अलग करता है इंग्लैंड को, किससे, तो फ्रांस से। इंग्लैंड को किससे अलग करता है, किससे सेपरेट करता है, तो ये हो जाएगा आपका फ्रांस। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में देखना, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी। चलो यहाँ से क्वेश्चन बताओगे, चलो एक सवाल है आपसे यहाँ पे कि आप बताओ कि भारत की पहली महिला, ध्यान से सुनना, भारत की पहली महिला स्पीकर, तो आप बोलोगे भारत की कैसे हो जाएगी, भारत की पहली महिला विधानसभा स्पीकर। मतलब सवाल आपसे क्या बोला, सवाल ये बोला कि आप भारत के उस राज्य का नाम बताओ जहां पहली बार कोई महिला स्पीकर बनी थी। आप दोनों चीज बताना, ठीक है, आप राज्य के बारे में भी बताना और उस महिला के बारे में बताना। चलो पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी, तो ये कौन थी, ये थी आपकी मीरा कुमार, ठीक है। मीरा कुमार जो है ये कब से कब तक रही थी, तो 2009 से 2009 से 14, मतलब आपका कितने नंबर का वो लोकसभा था, 15वीं लोकसभा था, ठीक ना। अच्छा कोई और महिला रही है क्या, तो हाँ भाई रही हैं, कौन रही है, सुमित्रा महाजन, ठीक है। ये कब से कब तक रही है, तो ये रही है आपका 2014 से लेकर के 19 तक में, 2014 से 19 मतलब 16वीं लोकसभा। रीता फाड़ी में आइएगा तो मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला, मिस वर्ल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी, कुमारी रीता फाड़िया। चलो आ जाओ, सन्नो देवी, चलो मिल गया आपका आंसर, सन्नो देवी, ठीक ना। चलिए आपका क्वेश्चन बच गया। सन्नो देवी जो थी ना ये भारत की पहली महिला स्पीकर थी और किस राज्य की थी, ठीक है। अगर आपसे सवाल करता है कि सन्नो देवी जो है ये किस राज्य की विधानसभा स्पीकर रही थी, तो हरियाणा राज्य की। मतलब भारत में हरियाणा राज्य ऐसा है जहां पहली बार कोई महिला जो थी वो क्या बनी थी, तो विधानसभा की स्पीकर बनी थी। वैसे सन्नो देवी के बारे में याद रखिएगा कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वो अध्यक्ष बनने से पहले कहाँ की उपाध्यक्ष थी, कहाँ की विधानसभा की उपाध्यक्ष थी, तो ये हो जाएगा पंजाब का, ठीक ना। सरोजिनी नायडू के बारे में आप जानते होंगे कि ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला क्या थी, राज्यपाल थी। नेक्स्ट में आइएगा, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा गोली से मारा गया था। देखो हुआ क्या था कि साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया जा रहा था और पूरा का पूरा भारतीय उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि एक आपका अस्कॉट करके, कर्नल अस्कॉट करके एक व्यक्ति था, ठीक है, जेम्स अस्कॉट करके एक व्यक्ति था जिन्होंने भीड़ पे लाठीचार्ज करवा दिया और उसी वजह से लाला लाजपत राय जैसे दिग्गज नेता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इसी मृत्यु से उनके कुछ फॉलोअर्स में कुछ खास फॉलोअर्स भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त जैसे लोग जो थे उनसे बहुत नाराज थे अंग्रेजों से और इसी वजह से इन्होंने क्या किया कि उनकी असमय मृत्यु का बदला लेने का कोशिश किया, प्रयास किया, लेकिन गलत हुआ। गलत क्या हुआ,
उन्होंने जब आपका जेम्स स्कॉट को मारने का प्लानिंग किया, उनको मारने का सारा कुछ तैयारी हो चुका था, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि आज के समय जैसा फ़ोन और आपका सोशल मीडिया नहीं था ना, तो जब वो मारने गए तो गलती से क्या हुआ कि स्कॉट के जगह पे किसकी मृत्यु हो गई, तो सॉन्डर्स की मृत्यु हो गई थी।